हेलो। आज हम तुम्हें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के हल बताएंगे। सबसे पहले है निम्नलिखित परमेय संख्या है, इसमें परमेय संख्या बतानी है 2.737373 है और ये सभी अपरमेय संख्या है क्योंकि अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेंगी, क्योंकि अंडर रूट 4 नहीं है, 4 की करड़ी 3 है, अंडर रूट 8 निकल नहीं सकता, अंडर रूट 5 निकल नहीं सकता। दो परमेय संख्याओं के बीच में कोई अनंत कितनी अपरमेय संख्या होती है? अपरिमित रूप से अनेक। सी सही है। अपरमेय संख्या पाई एक अपरमेय संख्या है और 22/7 परमेय संख्या है। पाई जब अपरमेय संख्या है तो सभी परमेय संख्या है ही है। 64 की पावर 1/2 का मतलब 8 का स्क्वायर होगा, तो 8 आ जाएगा। अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 2x और x को जोड़े 3x होता है, तो 3 अंडर रूट 5 होगा। 36/100, 100 का भाग 36 में देंगे पूर्ण रूप से चला जाएगा, इसलिए शांत दशमलव है। a+b और a-b फार्मूला होता है a² - b², तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। इनमें से सबसे छोटी या छोटा है, जिसकी कड़ी कम होगी वह छोटा होगा और जिसकी कड़ी सबसे ज़्यादा होगी वो बड़ा होगा। तो इसमें सबसे छोटा कड़ी किसकी ज़्यादा है? 5। 4 की कड़ी 5 सबसे अधिक है, तो इसमें सबसे छोटा 4 की कड़ी 5 होगा। इसमें करें तो करड़ी 3 और 4 दी हैं जो अपॉन में आ जाएंगी, 12 और 2/में हो जाएगा। 2/12 का मतलब 1/6, एक्स की घात है 1/6। संख्या 0 के लिए इसमें से संख्या 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। निम्न में से कौन एक बहुपद है? देखो इसमें घात 2/x में माइनस है और बहुपद के लिए घात धनात्मक होनी चाहिए, धन पूर्णांक और 0 होनी चाहिए, तो 2/x में ऋण पूर्णांक हो गई, अंडर रूट x में 1/2 हो गई, पूर्णांक नहीं है। तीसरा सही है, सी में सभी घातें पूर्णांक हैं और धनात्मक हैं। डी में भी 1/x ऐसे सही नहीं है। शून्य बहुपद की घात है, शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है, इसलिए अप्रभाषित रूप से नहीं है, परिभाषित नहीं है, डी सही है। बहुपद इतने का गुणांक है, x² का गुणांक इसमें 1 है, क्योंकि x² के साथ कोई संख्या नहीं होती, वहाँ 1 है। बहुपद इतने के शून्यकों की संख्या 2 घात का बहुपद है, शून्य के 2 होंगे, से भाग देने पर शेष फल होगा। अगर x इसमें -1 रखें और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात के द्विघात बहुपद, द्विघातीय बहुपद और 3 घात वाले को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। एक का गुणनखंड है, इसमें x = -1 का गुणनखंड है, तो k का मान निकालना है। x बराबर बर रख करके बर रखेंगे तो 1 + 1 + k = 0, तो k बराबर -2 आ जाएगा। k गुणनखंड करें तो क्या होगा? x माइनस ऐसी दो संख्याएं गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आ जाए, 3 और 2 होंगी तो x - 3 और x - 2 हो जाएंगे। बी सही है। की घात है, x में इसकी घात कितनी है? 1 है, तो 1 घात हो गई। के लिए P2 तो x बराबर 2 रखेंगे, 2 में ऋण 1 और 2 धन 1, 3 हो गए, 3 में 1 का गुणा करेंगे, 3 × 3, 3 आंसर आ जाएगा, बी सही है। के हल है, इनमें दोनों को हल करें तो 5/3 और 5/3 हल हो जाएगा, 2 का गुणा करके माइनस करने पर। x अक्ष पर स्थित बिंदु का रूप होता है y = 0, तो x, 0 होगा। समीकरण x = 7 को दो चरों में, इसमें x का मान तो 1 है गुणांक, y का गुणांक 0 है, तो 1x + 0y = 7 सेकंड सही है। का एक तो k का मान, इसमें x = 3 रख दो, y = -2 रख दो, तो k का मान कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। 6 - 10 -4 आ गया। परिस्थिति एक बिंदु है, इसमें रखें तो x = 1 और y = 3 रखने पर ये 10-10 दोनों तरफ हो जाएंगे, तो इसका सेकंड सही है। के रूप में है x + y = 0, इसमें रखें a, x की जगह और y की जगह -a रखें तो संतुष्ट कर जाएगा। कालिक x अक्ष को कितने बिंदुओं पर? x अक्ष के लिए y = 0 रखें तो x का मान 2 आएगा, केवल एक बिंदु पर काटेगा, 2,0 पर। समीकरण इतने में यदि x का मान 2 है तब ये उसके संगत y का मान, x बराबर इसमें 2 रख दो और y का मान निकाल लें तो y बराबर कितना आ जाएगा? x = 2, y = 3 आ जाएगा। x अक्ष के समांतर तथा ऊपर की ओर, तो x अक्ष के समांतर y बराबर k होता है, तो y = 3 हो जाएगा, ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक, तो y = 3, बी सही है। समीकरण 2y = 3 को दो चर वाले समीकरण के रूप में लिखिए, तो x का मान यहाँ 0 होगा, x का गुणांक, तो 0x + 2y = 3 सेकंड सही है। x अक्ष का समीकरण y = 0 होता है, y अक्ष का समीकरण x = 0।
निम्नलिखित कौन से त्रिभुज सर्वांग सम, इसमें सभी देखो एस ए एस होती है, ए एस ए होती है, एस 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 होती है, एस एस ए नहीं होती, सी गलत है इसमें। ए बी सी बराबर ए बी है और कोण बी बराबर 80 है, तो कोण ए की देखो बी सी बराबर ए बी का मतलब इसके अपोजिट साइडें बराबर, अपोजिट कोण बराबर होंगे। जब दो साइडें बराबर हों तो उनके विपरीत कोण भी बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बी सी ए बी है तो कोण ए बराबर सी होगा और ए और सी कितने करेंगे 50-50 के हो जाएंगे और तीनों त्रिभुजों के कोणों का 180 हो जाएगा। 180 में से 80 घटा दें 100 आ जाए, 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 50, सी सही है। इसमें आर बराबर पी और क्यू आर बराबर 4 सेमी और पी आर बराबर 5 सेमी है। आर बराबर पी तो इसके अपोजिट कोण बराबर होंगे, पी क्यू बराबर क्यू आर होगा तो पी क्यू कितने 4 सेमी आ जाएगा, इसका ए सही है। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 5 सेमी और 1.5 सेमी है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी? तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के योग से तो छोटी होगी और अंतर से बड़ी होगी, तो इनका अंतर 4 घटाएंगे तो ये 3.5 आ रहा है, योग 6.5 आ रहा है। देखो ए बी सी तीनों बीच में आ रहे हैं, डी नहीं आ रहा, 3.4 छोटा है और होना चाहिए 3.5 से बड़ा और 6.5 से छोटा, तो इसका डी गलत है। दोनों के योग से छोटा और अंतर से बड़ा होनी चाहिए तीसरी भुजा, तभी त्रिभुज संभव होता है। त्रिभुज पी क्यू आर में यदि आर ग्रेटर देन क्यू, तो जब आर ग्रेटर देन क्यू है तो आर के अपोजिट भुजा क्या होगी पी क्यू और क्यू के अपोजिट पी आर, तो पी क्यू ग्रेटर देन पी आर। अगर कोण बड़ा हो तो अपोजिट भुजाएं भी बड़ी होती है। यदि त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है, तभी ये संभव है। एक त्रिभुज का एक बहिष्कोण 105 अंश है, तब दोनों अंत विपरीत कोण बराबर है, इनमें से प्रत्येक कोण होगा। तो देखो 180 में से 105 घटाएंगे 75 आएगा, 75 में 2 का भाग देंगे तो 37 सही 1/2, ए सही है। ए बी सी में ए 45 बी 75 है तो सी का मान तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जोड़ दें 180 में से घटा दें तो 180 में से अगर हम 220 घटाएं 120 घटाएंगे 60 आ जाएगा, ए सही है। त्रिभुज के तीनों ये 3 दी हुई हैं, रेखीय हैं, तीनों का योग कितना होगा 180। 3x + 4x + 40 बराबर 180, 7x बराबर 140, तो x बराबर 20 अंश आ जाएगा। इसमें से अगर हम इसे देखो यहाँ खींच लें तो ये 110 है और ये दोनों का योग 180 होगा, ये 70 अंश हो जाएगा, ये 130 है। इन दोनों का कितना होना है 130, नीचे 70 आ गया तो ये कितना बचा 60 बचा, तो ये इसमें 60 सही है, सी सही है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 अंश है तो अन्य दोनों कोणों के समद्विभाजकों भाजकों के बीच का कोण होगा। अगर ये 130 है तो 30 दोनों जो कोण होंगे वो कितने के बचे 50 के, तो 25 के समद्विभाजक हो गए, 25 के समद्विभाजक हो गए तो कितने का तीसरा कोण होगा 25 50 155 का। दो समद्विभाजकों का योग 25 अंश 155 बचेगा। 40 का पूरक कोण है 248 का, दो कोणों का योग 190 अंश होता है समपूरक कोण पूरक कोणों का, तो 90 घटाएंगे 42 आ जाएगा, 90 में से 48 घटा देंगे। समपूरकों का कितना होगा 180, इसका डी सही है, इसका बी सही था। ए बी सी में ए 50 बी 60 है तो उसके सबसे बड़ी भुजा होगी, सी निकालेंगे, सी कितने होगा 70 और सी के अपोजिट भुजा क्या होगी सी के अपोजिट ए बी, तो ए बी सबसे बड़ी भुजा होगी, जो कोण बड़ा उसकी अपोजिट सबसे बड़ी भुजा। ए बी बराबर ए 8 सेंटीमीटर, बी सी 15 सेंटीमीटर और ये 17 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ा कोण है सबसे बड़ी भुजा के अपोजिट, ए सी के अपोजिट बी, बी सबसे बड़ा कोण होगा क्योंकि ए सी सबसे बड़ी भुजा है। अब आते हैं हम व्रत। व्रत की सबसे लंबी जीवा क्या होती है व्यास कहलाती है। व्रत की परिधि और व्यास का अनुपात नियत होता है, उसे पाई बोलते हैं। दिए गए चित्र में ए और बी का मान 120 है। परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। केंद्र पर 120 है तो परिधि पर 30 अंश हो जाएगा, तो इसका 30 सही है, ए। दिए गए चित्र में पी ए क्यू का मान, अब देखो एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, पी सी क्यू और पी ए क्यू एक ही वृत्तखंड के कोण हैं इसलिए समान होंगे। आंसर कितना आ जाएगा 60। दिए गए चित्र में देखो ये चित्र दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है, 4 सेंटीमीटर ओसी दी हुई है, तो ए सी निकालेंगे पाइथागोरस से 3 सेंटीमीटर निकल आएगी, ए बी दूनी हो जाएगी ए सी की,
तो 6 सेंटीमीटर, इसका आंसर 6 सेंटीमीटर सही है बिल्कुल। दिए गए चित्र में दो सकेंद्रीय वृत्तों का, जब दो सकेंद्रीय वृत्त हैं तो उनके तीसरे से समान होता है। ए सी बराबर क्या होना है, ए सी और बराबर होना है बी डी के। दिए गए चित्र में केंद्र ओ के जीवा ए बी पर लंब ओ सी खींचा गया है। ए सी और ए बी लंब समुद्रभाजित करता है, बराबर अनुपात में बांटता है। ए सी ए बी को समुद्रभाजित करेगा, इसलिए 1,1 हो जाएगा, बी सही है। एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान होती हैं। वृत्त के केंद्र से एक वृत्त के समान लंबाई की जीवाएं अपरिमित होती हैं, बहुत सारी जीवाएं खींची जा सकती हैं। अब 2 का 180 हो, चक्रीय चतुर्भुज के समकोण समपूरक होते हैं, इसलिए बी सही है, चक्रीय चतुर्भुज। हीरोज का फॉर्मूला, त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, डी सही है। यह त्रिभुज का देखो एक परिमाप दिया है 32 सेमी, ए और बी दो भुजा दी हैं, दोनों को जोड़ करके सी हटा देंगे तो 13 सेंटीमीटर निकल आएगा। इसमें ऑप्शन गलत है, 13 सेंटीमीटर होगा। असमान भुजा ए 8 सेमी है और बराबर भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर वाले समद्विबाहु त्रिभुज के एस का मान अर्ध परिमाप, तो 8 और 5 और 5 18 हो गया, 18 में 2 का भाग दे देंगे 9 आ जाएगा, ऑप्शन नहीं है 9 है सही। एक चतुर्भुज है ABCD दिया हुआ है, सी 90 अंश है और ये भुजाएं दी हुई हैं, तो इसमें हम सी 90 अंश है तो ए बी सी को BC दिया हुआ है और A B C और D, तो हम D और B को मिला लेंगे, BD निकालेंगे पाइथागोरस से 13 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का एक परिमाप निकाल लेंगे, एक समकोण त्रिभुज का। दोनों हीरोज फॉर्मूला का प्रयोग करके जोड़ देंगे तो एक 30 आ जाएगा, एक 30.5 आएगा, तो 35.5, तो इसका 65.5 आ जाएगा। दोनों का निकाल लेते हैं हीरोज से और जोड़ देते हैं। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 24 सेमी व 32 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 384 होगा, हीरोज से निकालेंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट निकाल के। यदि किसी बेलन के आधार वृत्त की त्रिज्या उसकी ऊंचाई, देखो एच और आर बराबर है, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, तो एच की जगह भी आर लिख देंगे, तो 2 पाई आर इंटू आर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, बी सही है। टिन का बॉक्स है, देखो टिन का बॉक्स खुला हुआ है तो इसका होता है एल वी धन बी एच धन एच एल 2। अब 2LV BH HL वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे, वक्रपृष्ठ निकलेगा उसमें से L इंटू बी माइनस कर देंगे कि ऊपर वाला खुला हुआ है, तो कितना आ जाएगा 8000, ए सही आएगा। निकाल लेना है, सॉल्व करके कैलकुलेशन है। त्रिभुज ऊंचाई 10 सेमी, आधार की त्रिज्या इतने सेमी है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जिसकी देखो 220 होगा, क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल लगा दें, पाई का 22/7, आर का 7, 7 से 60 काट दें, एल का गुणा कर देंगे 220। एक शंकु जिसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतने दिया हुआ है वर्ग सेमी, आधार की त्रिज्या 12 सेमी है, तो शंकु की ऊंचाई पाई आर एल इक्वल टू इतना लगा देंगे, पाई का 3.14 है, 3.14 से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे, तो भाग देने पर एल बराबर 20 आ जाएगा और पाइथागोरस लगा करके एच निकाल लेंगे, 16 आ जाएगा। 20 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग बराबर 16 का वर्ग। 1.5 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी दीवार पर 50 सेमी लंबी और 20 सेमी चौड़ी कितनी टाइलें लगाएंगे? दीवार के क्षेत्रफल में टाइलों के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो 30 आ जाएगा। 14 सेमी लंबाई गुणा चौड़ाई दीवार का, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे 100 का गुणा करके, और बटे में ऐसे ही टाइल का लंबाई गुणा चौड़ाई करके भाग देना है। 14 सेमी व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 14 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर निकालेंगे तो 484 आ जाएगा, ए सही है। एक घनाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी 5 मीटर चौड़ी और इतने मीटर गहरी है, इसमें कितने लीटर पानी आ जाएगा? अगर इसका मीटर क्यूब में हम क्या निकालें, टंकी का आयतन निकालें, एल इंटू बी इंटू एच, तीनों का गुणा करेंगे 135 आ जाएगा। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो ए सही है इसका, 1000 का और गुणा कर देंगे तो अर्धगोले का एक वर्ग का आयतन होगा, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यू, सी सही है। एक लंबी बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेमी है और उसकी ऊंचाई इतने सेमी है, तो आधार का पृष्ठ का व्यास ज्ञात कीजिए। हमें इसका एक लंबवृत्तीय बेलन का पाई आर स्क्वायर एच बराबर 88, पाई आर
एच का मान रखेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 1, आर बराबर 1 आ जाएगा, तो व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। 9 सेमी भुजा वाले घन के 9 का क्यू और 1 का क्यू भाग दे देंगे तो 729 आ जाएगा। आयतनों में दोनों को भाग दे देते हैं। प्रायिकता है, एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है, 455 बार चित्त और 545 बार पट प्राप्त होता है, तो पट आने की प्रायिकता होगी। तो पट कितने हैं? 545, 545 बटे 1000 अपॉन में टोटल आता है। एक 5 को एक बार उछालने पर 3 से विभाजित अंक प्राप्त होते हैं। 3 से विभाजित अंक 5 पे 2 होते हैं, 3,6, तो 2 ऊपर आ जाएंगे, टोटल अंक 6 होंगे, 2/6। 2/6 का मतलब होगा 1/3। अब महीने की आय वाले देखो 300 बच्चों पर किए गए एक सर्वे में यह पाया गया है कि 91 बच्चे आलू के चिप्स खाते हैं, पसंद करते हैं। तो आलू के चिप्स पसंद करने वाले होंगे 91/384, 64। 91/364 को काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। न पसंद करने वाले हो गए 1 - 1/4, तो 3/4 आ जाएंगे। तो 0.75 या 364 में से 91 घटा दें और न पसंद करने वाले निकल आएंगे, प्रायिकता निकाल लें उसको बटे करके, तो 0.75 आ जाएगी। 1 3/4। एक के घटित होने की प्रायिकता पी है, तो प्रायिकता क्या होती है? 0 और 0 से बड़ी होती है और 1 1 से छोटी होती है, तो पहला ही सही है। दूसरे में से अध्यक्षता चुने गए जाते हैं। इन विद्यार्थियों को रक्त समूह बी 40 विद्यार्थी दिए हुए हैं और बी के कितने हैं? 12, तो 12/40 मतलब 3/10, इसका थर्ड सही है। अब देखो 82 बल्ब दिए हुए हैं, अब इसकी प्रायिकता निकालने ये बता रहा है 1150। 1150 इसमें है ही नहीं है, तो शून्य होगी, तो प्रायिकता कितनी होगी? शून्य। 1150 है ही नहीं, इसमें 300, 500, 700, 900, 1100 दिया हुआ है, 1150 का कोई नंबर नहीं है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? शून्य। एक असंभव घटना, जो घटना घटती नहीं होनी है, उसकी प्रायिकता 0 होती है और निश्चित की 1 होती है, और सभी प्रयोगों का योग हमेशा 1 प्रायिकता होती है। तुम्हारे सभी क्वेश्चन हो गए ऑप्शनल टाइप। थैंक यू।